सेकंड चालू करो। मैं हबीब खान, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। आज अपना विषय है ढोला मारूरा दुआ। ढोला मारू के दुओं को कुशलाभ जो कवि हैं उन्होंने लिखा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार कुछ लेखक है वो कलोल कवि के बारे में भी कहते हैं कि उन्होंने इनकी रचना की, जिनमें मुख्य रूप से परशुराम चतुर्वेदी, मोतीराम मेनारिया और नारायण सिंह जी है, जिन्होंने ये कहा कि इसके लेखक है वो कुशलाभ के बजाय ये कलोल कवि है। रचना काल है वो संवत 1500 के आसपास बताई जाती है, जिसमें राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर हरिशंकर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के विचार से ये 15वीं शताब्दी के आसपास में लिखा गया। लेकिन इसकी संवाद शैली और भाषा के आधार पर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इस बात को प्रमाणित करते हैं कि 11वीं-12वीं शताब्दी के आसपास इसकी रचना हुई होगी। सूफी कवियों का प्रभाव देख करके इसको 16वीं शताब्दी के आसपास भी कुछ विद्वान इनकी रचना काल मानते हैं, जिसमें डॉक्टर माहेश्वरी का नाम प्रमुख रूप से है। संवत 1991 में नागरी प्रचारणी सभा काशी ने इसका संपादन किया। इस बात के प्रमाण लिखित में है कि ढोला मारू की जो कथा है वो ऐतिहासिक कथा है और बिल्कुल सही कथा है। मुणोत नैन श्री ख्यात राजस्थान इतिहास का प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें ढोला को नरवर देश का राजा का पुत्र और मारवणी को उसका पति बताया गया है। भाषा के रूप में यदि अपन विचार करें तो भाषा इसकी डिंगल और राजस्थानी रही है, जिसमें ब्रज और गुजराती और राजस्थानी का मिश्रित रूप है। इसका जो चित्रण किया गया इन दो में, वो लोग उस तत्कालीन लोक जीवन का, लोकमानस की जो चाह है, मन के कोमल जो भाव है, उनका सरस चित्रण किया गया है। इसकी प्रमुख जो रचना है, इनकी विशेषता ये है कि लोक कथाएँ जब एक मौखिक होती है तब तक वो जीवित रहती है, लेकिन लिपिबद्ध हो जाने के बाद में उसका जीवनांत हो जाता है और वो एक कथा के रूप में प्रचलित हो जाती है। तो कथा के विभिन्न परिवर्तनों की ओर इस बात का संकेत है कि ये पहले लोकमानस में थी और बाद में ये कथा के रूप में लिखित में आई है। इस कथा की प्रमुख विशेषताओं पर यदि विचार किया जाए तो स्थानीय शब्दों की इसमें प्रचुरता है। संगीत के साथ में इसको गाया जा सकता है, नृत्य का भी संयोग लिया जा सकता है। ऐतिहासिकता इसकी संदिग्ध है, अलंकृत शैली का इसमें अभाव है और विस्तृत कथानक का इसमें विकास हुआ है। दोहा और सोरठा शैली में इसकी रचना हुई है। यदि विचार किया जाए कि ये प्रेम खयानक काव्य है या नहीं, तो प्रेम खयानक काव्य को यदि उसका आधार माना जाए तो प्रेम खयानक काव्य को आधार मान के काव्य की जो रचनाएं हुई है वो इस देश की पुरानी रही है। ऐसी कथाओं में ऐतिहासिक पुरुष भी हो सकते हैं और ऐतिहासिक नायिका के रूप में भी चित्रित किया जा सकता है। ऐतिहासिक आधार जैसे पद्मावत है, वो प्रेम खयानक काव्य के रूप में हो सकती है। अनैतिहासिक पात्र जैसे हीर रांझा, ढोला मारवणी है, ये इस तरह के नायक भी। प्रेम खयानक काव्य उसे कहा जाता है जो विवाह के पूरे प्रेम और नायिका के प्रति उत्कट प्रेम, उसके मिलन की बाधाएं, मिलन के लिए विभिन्न प्रयत्न और अंत में उसके मिलन का जो रोचक ढंग से जो चित्रण किया जाता है। लेकिन इसमें विवाह के बाद के विरह का वर्णन है, इसलिए ये काव्य ढोला मारू का जो काव्य है वो इस श्रेणी में लेना उचित नहीं है, क्योंकि कदाचित ग्रस्त दाम्पत्य प्रेम और शुद्ध रोमांस का समुचित नहीं समझ पाने के कारण से लोग इसको प्रेम खयानक काव्य के रूप में रख देते हैं, इसका दर्जा दे देते हैं, लेकिन ये प्रेम खयानक काव्य है नहीं। इस बात के प्रमाण है, आपने देखा होगा कि पुराने जितने भी जो बनिए वगैरह हैं उनकी पुरानी जो हवेलियाँ उस पर ढोला मारू के ऊँट की सवारी और उसकी मूर्तियाँ आदि है वो चित्रित रहती है। ये ढोला मारू की कथा को लोकमानस में या लोक कथा के रूप में चित्रित करने का प्रयास। इन पदों के अंदर मारवणी का जो विरह वर्णन है वो चित्रित है। तो पथिकों के जरिए मारवणी है वो ढोला के पास अपने संदेश पहुंचा रहे हैं, जिससे पति के मन में उसकी दयनीय स्थिति के बारे में पता लगे और उसके मन में मारवणी के प्रति प्रेम उत्पन्न हो और वो ढोला उसे लिवाने के लिए जाए। दूसरा, इन कथाओं के अंदर या इनके जो दोहे हैं उनके अंदर राजा, आपने देखा होगा कि मध्यकाल में विलासी राजाओं के लिए हरम वगैरह होते थे और उनमें अनेक औरतें रखी जाती। औरतें एक राजा की होती थी। राजाओं के लिए औरत विलासिता की वस्तु रही है। यौवन का लालच देकर के ढोला को लौट आने का भी इसमें कुछ दोहों के अंदर
संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई है। विरह के उच्चतम होने पर वे खुद डोला के पास जाने की बात भी इसमें कही है। प्रियतम को संदेश मिलने पर यदि वो नहीं आता है तो उसको अपनी मृत्यु की संभावना बता करके प्रियतम को डराने की कोशिश भी इसमें की गई है। तो ये 4 कैटेगरी के ज़्यादा दोहे हैं, 4 श्रेणी के दोहे को अपन रख सकते हैं। एक के अंदर वो पथी के माध्यम से है, वो अपनी दयनीय स्थिति बता करके डोला को वापस बुलाने का प्रयास करती है। दूसरी स्थिति वो है जिसमें वो अपने यौवन का लालच दे करके अपने प्रियतम को अपने पास बुलाने की कोशिश करती है। और एक स्थिति वह है जिसमें वह वीर्य के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाने के बाद में वो डोला के पास खुद जाने की बात कर रही है। और एक स्थिति ऐसी है कि यदि उसको संदेश नहीं मिलता है तो अपनी मृत्यु की संभावना बता करके प्रियतम को डराने की कोशिश करके बुलाने की कोशिश करती है। संदेशों की यदि अपन बात करें तो संदेश के अलग अलग माध्यम रहे। पृथ्वीराज के समय में, पृथ्वीराज चौहान के समय में सुखी की कथा थी कि सुख और सुखी के माध्यम से संदेश भेजे जाते थे। गुप्त काल में कबूतर के माध्यम से संदेश भेजे जाते थे। मध्यकालीन भारत के अंदर दूत का जो संदेशा था, संदेशवाहक भेजे जाते थे, राजदूत। और एक समय 15-16 शताब्दी के साथ ऐसे समय भी आया जब पथिकों के जरिए संदेश भेजे जाते थे। आज अपन देख सकते हैं राजदूतों के जरिए, राज प्रतिनिधि के जरिए, डाक तार, मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक और पता नहीं और अन्य साधनों के जरिए भी कितने संदेश भेजने के माध्यम अपने समय के हिसाब से अलग अलग बढ़ते रहे।